Hello all, welcome to Chemistry Kaksha. जब किसी बच्चे को बुखार हो, मान लो बहुत तेज बुखार हो, तो मम्मा क्या करती है? ठंडे पानी में किसी कॉटन पैड को वो सोक करती है और फिर माथे पर उस पट्टी को रखती है। 2 बार, 4 बार, 10 बार, बार बार इस चीज को वो रिपीट करती है। थोड़े समय के बाद क्या होता है? धीरे धीरे बच्चे के माथे का जो हीट है या कहो जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जिस बाउल में पानी था, ठंडा पानी, जब उसको छूते हो तो वो पहले के कंपैरिजन में वो थोड़ा गर्म हो जाता है। एक दूसरे एग्जाम्पल को कंसिडर करो। मान लो कोई छोटा बच्चा है और मम्मी उसको दूध पिलाना चाह रही है और दूध गलती से बहुत गर्म हो गया है। मम्मी ग्लास में दूध लेकर आती है, लेकिन फिर मम्मी फील करती है कि नहीं, दूध तो बहुत गर्म है, इतना गर्म दूध बच्चा नहीं पिएगा। लेकिन बच्चा दूध तुरंत पीना चाह रहा है, वो रो रहा है, तो मम्मी क्या करती है? उस दूध को ठंडा करने के लिए मम्मी ठंडे पानी के बाउल में, जहां बहुत ठंडा पानी है, हो सकता है उसमें वो आइस क्यूब भी डाल दे अगर वो चाहती है कि बहुत जल्दी दूध जो है वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, और उस बाउल में जो है वो ग्लास को रख देती है। अब क्या होता है? ये जो बाउल है आपका जहां ठंडा पानी है, और ये ग्लास है आपका जिसमें दूध रखा हुआ है, धीरे धीरे ये कूलर हो जाता है विथ टाइम। मम्मी बच्चे को दूध पिला देंगी, लेकिन ये पानी जो था, ये पानी जो पहले ठंडा था, ये पहले कोल्ड वाटर था। ये कोल्ड वाटर धीरे धीरे क्या हो जाता है? विथ टाइम हॉट हो जाता है। यानी ये कहना मैं चाह रही हूं कि देखो, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? अगर ये सिस्टम है मेरा, ये ग्लास में जो दूध था और वो दूध ही मेरा फोकस है, मिल्क जो ग्लास में है, अगर वो मेरा फोकस है, तो ये सिस्टम हुआ मेरे लिए। पानी या बाउल या रूम या मम्मी, ये सब सराउंडिंग हो गई। क्योंकि मिल्क का टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में कम हो गया, और हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है यहाँ इंटरनल एनर्जी कम हो गया। वाटर के केस में बात करें तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। ये आपके लिए सिस्टम है, ये मिल्क को आप सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, आप उसी को फोकस कर रहे हैं। ये वाटर आपके लिए सराउंडिंग का काम कर रहा था। आप एक जगह कह रहे हैं कि एनर्जी डिक्रीज कर गया, और दूसरे जगह आप कह रहे हैं एनर्जी इंक्रीज कर गया। लेकिन ये सिस्टम और ये सराउंडिंग, ये सब यूनिवर्स का ही तो पार्ट है। कहीं एनर्जी गायब नहीं हुआ, जादू नहीं हुआ, यहां से कम हुआ, इसको मिल गया। इस चीज को तुम तब भी ऑब्जर्व करते हो जब विंटर सीजन में जब हम लोग लकड़ी जला करके और रूम के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ठंडा में टेम्परेचर बहुत कम होता है आपके रूम का, और आप थोड़ा सा गर्मी पाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि लकड़ी को आप जलाते हैं। तो धीरे धीरे जो है वहाँ केमिकल, लकड़ी मतलब क्या, वहाँ वुड में जो है बॉन्ड्स है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वहां पर है, और आप उसके केमिकल एनर्जी को, यानी उसके बॉन्ड्स को धीरे धीरे आप तोड़ते जाते हैं, यानी वो धीरे धीरे बर्न होते जाता है। और फिर आपके रूम का टेम्परेचर, यानी वहां इंटरनल एनर्जी धीरे धीरे कम होता जा रहा, लेकिन आपके रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होते जा रहा? बढ़ते जा रहा। यानी आपके रूम का इंटरनल एनर्जी जो है, वहां एयर का इंटरनल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। यहां से डिसअपियर हुआ, अगर आप इसको सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो। और सराउंडिंग, रूम अभी सराउंडिंग हुआ, लकड़ी को अगर तुम सिस्टम कंसिडर कर रहे थे तो वहां से कम हो रहा है, और सराउंडिंग में एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। इन सारे ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ट है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के लिए कोई थियोरिटिकल प्रूफ नहीं है, सिर्फ डे टू डे लाइफ के जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उसी के बेसिस पर थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो बेस्ट है। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बात पर जरा सा ध्यान देना, क्योंकि तुमसे क्या होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
क्योंकि जब आप 0th लॉ पढ़ते हैं तो वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, जब आप सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो वो इंट्रोपी को डिफाइन करता है। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तुमको लिखा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस, और ऑप्शन ए में ही आपके पास एनर्जी होता है और आप उसको टिक करते हैं, तो वो गलत आंसर है। ये एनर्जी को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता, ये डिफाइन करता है इस बात को कि एनर्जी कंजर्व्ड है इस यूनिवर्स का। अगर सिस्टम से कम हो रहा है तो उतना ही अमाउंट सराउंडिंग में अपीयर हो रहा है, सराउंडिंग से कम हो रहा है तो उतना ही अमाउंट सिस्टम के पास आ जा रहा है। लेकिन सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जिसको आप मिला करके कहते हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का एनर्जी कंजर्व है, वो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। और इसी चीज को आप 9-10 क्लास में पढ़ते थे, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। या आप पढ़ते थे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये वाला फॉर्म ज्यादा तुम नाइदर बी क्रिएटेड वाला फॉर्म तुम ज्यादा जो है लर्न करते थे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि केमिकल एनर्जी, जैसे हम लोग खाना भी जब खाते हैं, डाइजेशन वाले प्रोसेस पे मैं जा रही हूँ, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जब खाना खाते हैं, रिस्पिरेशन का जो इक्वेशन तुम दिखाते हो कि खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज का जो फूड में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो टूटता है, CO2 और वाटर बनाता है, और साथ में हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी से हम लोग काम कर पाते हैं। यानी केमिकल एनर्जी जो है वो तुमको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तुम अब वेरियस टाइप का एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब है एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ। फैन को सपोज करो पावर से अगर चला रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ AC, और बैटरी से चलाते हो तो DC, लेकिन दे रहे हो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फैन जो है घूम घूम करके तुमको हवा दे रहा है, यानी वो हवा देने के लिए वो घूम रहा है, वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, यानी वहां आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाता है, किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, तो फॉर्म तो चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट लॉ जो है वो डे टू डे लाइफ, डे टू डे एक्सपीरियंस का जो है वो रिजल्ट है, कोई थ्योरेटिकल इसके लिए प्रूफ या वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम लोग जो हर दिन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी एग्जाम्पल पर ये लॉ जो है वो बेस्ट है, और आज तक इसके अगेंस्ट कुछ हम लोग बात भी नहीं कर रहे, सो इसलिए कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज व्हाट, कंजर्व्ड। यूनिवर्स अगर हम कहें तो हम उसी को आइसोलेटेड सिस्टम भी कहेंगे। याद करो चैप्टर के बिगनिंग में ही कहा था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसको कोरोना वर्ड के जैसा आइसोलेट कर दिया गया। मतलब क्या, उसको सराउंडिंग से कुछ है ही नहीं, सराउंडिंग से उसका लिंक ही कटा हुआ है, ये कनेक्शन ही नहीं है उसका। तो इसीलिए कहते थे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, और अगर एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, यानी ना तो एनर्जी अंदर आने का ऑप्शन ना बाहर जाने का ऑप्शन, तो इस सिस्टम का एनर्जी आज अगर 500 जूल है तो 5 साल के बाद भी 500 जूल ही रहेगा, इफ इट इज एन आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम। हालांकि मैंने उस समय ही कहा था कि आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम सिर्फ यूनिवर्स होता है, क्योंकि आप यूनिवर्स कहते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर हम कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो मेरा सिस्टम है, अगर इसी को आप सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो सराउंडिंग क्या बचेगा, यहाँ से सराउंडिंग फाइंड करोगे तो यू विल कम टू नो कि सराउंडिंग तो कुछ बच ही नहीं रहा, जीरो बच रहा है। यहाँ पर भी तुम सिस्टम डालोगे प्लस सराउंडिंग, और जब सराउंडिंग फाइंड करोगे तो इट विल बी जीरो, कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो एक्सचेंज कहाँ से होगा। तो इसलिए या तो कहो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, या आप कह रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, या आप कह रहे हैं एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं आप, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ आप उसके फॉर्म को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब तुम ये समझ गए कि पूरे यूनिवर्स का एनर्जी कंजर्व्ड होगा, यानी सिस्टम और सराउंडिंग का एनर्जी जो आज है, आज से 500 साल पहले भी उतना ही था, आज से 500 साल बाद भी उतना ही होगा, भले पहले किसी और फॉर्म में था, आज किसी और फॉर्म में है, कल किसी और फॉर्म में होगा, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी सेम।
जो पहले था वही अभी भी है, वही बाद में भी होगा। यहां से अगर कभी एनर्जी कम हो रहा है तो यहां पर बढ़ जा रहा है उतना ही, यहां से कम हो रहा है तो यहां उतना ही बढ़ जा रहा है। ये तो वह प्लेस की सिस्टम से कम हुआ तो सराउंडिंग में, सराउंडिंग से कम हुआ तो सिस्टम में आया। और फॉर्म मतलब अगर यहां से सपोज करो केमिकल एनर्जी जो है वो कम हो जा रहा, तो हो सकता है वो मैकेनिकल के फॉर्म में चेंज हो गया हो, या इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में चेंज हो गया, या इलेक्ट्रिकल फॉर्म कम हो रहा है तो वो और किसी फॉर्म में जो है वो अपीयर हो गया। तो दोनों बातें सही है। लेकिन अब सवाल ये है कि सिस्टम से सराउंडिंग तक जो एनर्जी जाता है या सराउंडिंग से सिस्टम तक जो एनर्जी आता है, आपका फोकस तो सिस्टम है, आप जिस चीज को कंसीडर करेंगे वो सिस्टम। हम लोग पूरे टाइम कंसंट्रेट करते हैं सिस्टम पर, और फिजिक्स में लोग कंसंट्रेट करते हैं नेचर पर यानी सराउंडिंग पर। तुम याद करो फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप कहते हैं इट इज स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन एंड लॉज विच गवर्न नेचुरल फेनोमेनन। तो वहां आप सारा कुछ सराउंडिंग को लेकर के बात करते हैं, और इसीलिए यहाँ जो साइन कन्वेंशन हमारा आता है, हम लोग जिस चीज को कहते हैं इंक्रीज फायदा, फिजिक्स वाले उसको कहते हैं नुकसान। क्योंकि हम लोग सिस्टम के लिए गेन को लेंगे पॉजिटिव, तो वो लोग सराउंडिंग के गेन को पॉजिटिव कहते हैं, यानी हमारा पॉजिटिव उनका नेगेटिव, हमारा नेगेटिव उनका पॉजिटिव। तो फाइनली आप ये समझिए कि सिस्टम से सराउंडिंग तक जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, या तो यहां से जाए या आए, किस फॉर्म में होता है, किस तरीके से होता है। तो एनर्जी एक्सचेंज का जो मोड है ना, मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, एक जगह से दूसरे जगह जो एनर्जी जाता है वो सिर्फ दो ही फॉर्म में जाता है, एक हीट और दूसरा वर्क। सवाल है हम कैसे पता करेंगे कि अभी किस मोड में एनर्जी एक्सचेंज हुआ, कब हीट के फॉर्म में, कब वर्क के फॉर्म में। तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। हीट, फिजिक्स में भी ये चीज पढ़े हो कि, और क्यों ऐसा कहते हैं वो तुम अभी यहां समझोगे। हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होगा। जब भी मैं कह रही हूं एक्सचेंज, मतलब आइदर सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ तभी होता है जब जिस दो बॉडी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है उसके बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस रहे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो, एक एग्जांपल के लिए मैंने अभी तुमसे कहा था कि किसी को मान लो बहुत हाई फीवर है, तो एनर्जी क्या हो रहा है, माथे पे जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपका फोरहेड बहुत गर्म है या फेस बहुत गर्म है, और पानी बड़ा ठंडा था, आइस कूल्ड आप वाटर लेकर के बैठे हुए थे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन है। या मान लो ये छोटे बच्चे के दूध का ग्लास है जो कि बड़ा गर्म था, मतलब मम्मी इसको तो बहुत एकदम अच्छे से खौलाई दी थी, और उतारते उतारते भी मान लो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ये पानी एकदम ठंडा, मान लो 4 डिग्री 5 डिग्री पे मम्मी पानी को रखी हुई है ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो क्योंकि अभी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर अभी चेंज हो रहा है, कुछ नहीं करना है, कोई वर्क नहीं हो रहा, आपको बस यहाँ रख देना है। अभी जो है धीरे धीरे एनर्जी, इसका इंटरनल एनर्जी मैंने कहा था कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया, तो कैसे हो गया, तो वो एनर्जी जो है अभी किस फॉर्म में यहाँ आया, वो आया हीट के फॉर्म में। और याद रखिए हीट हमेशा मूव करता है, हीट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एक चीज यहां मैं और बोलूंगी कि सारा कुछ फ्रॉम हायर टू लोअर ही जाता है जी। टीचर से ज्ञान आपके तक जा रहा है, और किसी चीज में तुमको अगर ज्यादा ज्ञान है तो तुमसे मुझ तक आएगा। फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हम लोग कहते हैं पानी बहता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हम लोग कहते हैं चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और सीधी सी बात है भाई, जब बराबर ही होना है तो जहां ज्यादा है वहीं से कम तक जाना होगा ना। तो यही चीज को ध्यान रखना है कि हीट के फॉर्म में एनर्जी, मतलब हीट जो है वो जरिया तब बनेगा एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का,
जब दो बॉडी जिसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर होना है उसके बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हो और एनर्जी किस तरफ से किस तरफ जाएगा, यानी हीट किस तरफ से किस तरफ फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वर्क जो है वो मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज तब बनता है, यानी आप समझेंगे कि यहाँ जो एनर्जी कम या ज्यादा हुआ होगा वो वर्क के वजह से हुआ, हीट के वजह से नहीं। अगर सिस्टम या सराउंडिंग दोनों में से किसी भी एक में या तो डिस्प्लेसमेंट हो जाए या तुम कह सकते हो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन चेंज हो जाए। अल्टीमेटली आप यही समझ रहे हैं कि अगर पोजीशन चेंज हो जाए तब आप समझेंगे कि यहाँ जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, यानी एनर्जी कम या ज्यादा हुआ, सिस्टम का कम होगा तो सराउंडिंग का बढ़ेगा, सराउंडिंग का कम होगा तो सिस्टम का बढ़ेगा। तो वो किस फॉर्म में हुआ, वो वर्क के फॉर्म में हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास एक साइकिल है और वो साइकिल पर तुम फोकस कर रहे हो, तुम्हारा साइकिल सिस्टम है, तो तुम्हारे आसपास के लोग, तुम खुद भी उस साइकिल के लिए सराउंडिंग हो गए। मैंने कहा, मेरी बात को ध्यान से समझना, तुम्हारे पास एक बाईसाइकिल है और बाईसाइकिल को ही अभी आप फोकस कर रहे हैं, आप उसको सिस्टम मान रहे हैं, आप खुद उसके लिए क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए। अब इस बाईसाइकिल को ये यहाँ पॉइंट X पर है और तुमको इसको पॉइंट Y पर पहुंचाना है जो कि 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। रूम में ही तुम भी खड़े हो, रूम में ही तुम्हारा बाईसाइकिल भी है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों का, मतलब एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल भी हीट के फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा एनर्जी तुम्हारे बाइसिकल में जाना है, यानी तुम सराउंडिंग हो और एनर्जी सिस्टम में जाना है, या बाइसिकल से एनर्जी तुम में आना है, तो वो फिलहाल हीट के फॉर्म में नहीं हो पाएगा। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि जब तुम पॉइंट X से पॉइंट Y पर, यानी तुम 5 किलोमीटर दूर जब चले गए, मान लो तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर पर है, ये तुम्हारा होम है और ये तुम्हारा स्कूल है, तुम 5 किलोमीटर साइकिल चला चला करके स्कूल के पास पहुंच गए। अब क्या मुझे ये बताना है या तुम ये समझ पा रहे हो कि तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा इंटरनल एनर्जी कम हो गया या बढ़ गया? तुम जाहिर है पहले से थकान महसूस कर रहे हो, तुम्हारी एनर्जी कम हो गई, तुम्हारे घर के पास जितनी थी उससे तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मतलब तुम सराउंडिंग थे जी, तुम्हारा बाइसिकल सिस्टम था, तुम्हारी एनर्जी कम हो गई। तुम्हारे बाईसाइकिल की एनर्जी नो डाउट बढ़ गई, क्योंकि तुम्हारा बाईसाइकिल कोई लिविंग चीज तो था नहीं कि चल पा रहा था, लेकिन उसमें इतना सारा मोशन आया भाई, यानी उसका एनर्जी, ऑफ कोर्स उसके लिए एनर्जी का गेन हुआ, तभी तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। किया वो नहीं, करवाए तुम, तो तुम्हारे लिए नुकसान, तुम्हारा एनर्जी कम हो गया, उसके लिए इंक्रीज। सो अल्टीमेटली यहाँ कहना मैं ये चाह रही हूँ कि क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टअप कुछ हुआ, चेंज हुआ कुछ इसका पोजीशन, टेम्परेचर में पहले दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, यानी यहाँ जो एनर्जी चेंज हुआ होगा वो किस फॉर्म में, तुमसे जो एनर्जी कम हुआ और तुम्हारे साइकिल में जो गया वो किस फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। तुम वर्क किए तो तुम्हारा एनर्जी कम, किसके ऊपर किए, बाइसिकल के ऊपर किए तो बाइसिकल का एनर्जी बढ़ा, लेकिन टोटल यूनिवर्स यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग वो सेम ही रह गया। अब सवाल है, हम लोग फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एक चीज को केवल दिमाग में रखना, जो मैं बार बार कह रही हूँ उसको हमेशा के लिए दिमाग में याद रखना, कि केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी जिसको आप कंसीडर करते हैं, बस उसी पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर सिस्टम का फायदा यानी गेन किसी भी फॉर्म में, अगर सिस्टम के लिए वो गेन है तो साइन पॉजिटिव, और अगर लॉस है तो साइन नेगेटिव। ये सपोज करो सिस्टम का अपना इंटरनल एनर्जी था, थोड़े समय के बाद सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब हीट के फॉर्म में, यानी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब मतलब सिस्टम के लिए फायदा या नुकसान, क्योंकि सराउंडिंग से हीट सिस्टम ले रहा है
तो इसके लिए फायदा, मान लो 100 जूल हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसके लिए फायदा, यानी इसका इंटरनल एनर्जी अगर पहले U1 था, अभी उसमें Q ऐड हो गया। अब अगर हम पूछे उसका इंटरनल एनर्जी कितना है, तो 500 प्लस 100 600 हो जाना चाहिए। फिर थोड़े देर के बाद सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर मान लो कुछ वर्क करता है। ये वर्क ऑन द सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा, तुम काम नहीं कर रहे हो। तुम अगर खुद को सिस्टम कंसिडर किए हो तो तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई काम कर रहा है। तो जो कर रहा है उसके लिए नुकसान, जो कर रहा है वो सराउंडिंग है, और क्योंकि तुम्हारे ऊपर वर्क हो रहा है तो तुम्हारे लिए फायदा। तो फायदा मतलब पॉजिटिव। यानी अगर हम ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद तुमसे पूछते हैं कि बताओ अब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, 500 अपना था, 100 जूल वो हीट एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब मतलब गेन, 50 जूल का सराउंडिंग उसके ऊपर वर्क कर दिया, वो वर्क नहीं किया है। तो अगर हम तुमसे पूछते कि बताओ अब टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हो गया भाई, क्योंकि ये सब भी तो एनर्जी ही ला रहा है, हीट के फॉर्म में भी एनर्जी ही आ रहा, वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी आ रहा है, तो तुम क्या कहोगे, फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, 500 प्लस 100 प्लस 50 यानी 650। U2 is final internal energy, U1 is initial internal energy। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू व्हाट, Q प्लस W। फाइनल माइनस इनिशियल को हम लोग लिखते हैं चेंज, तो यहाँ लिख दिया डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। लेकिन ध्यान ये रखना कि Q को हीट नहीं कह रहे हैं, Q था हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा था इसलिए यहाँ साइन लगाए थे प्लस। अगर सिस्टम रिलीज करता, सिस्टम के लिए नुकसान होता, तो साइन लगाते माइनस। वैसे ही W इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम है इसीलिए प्लस, क्योंकि आपसे साइन कन्वेंशन पूछा जाता है और आपको साइन कन्वेंशन बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन होगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व आप तभी सही से कर पाएंगे जब आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो गिवन डाटा है उसको साइन के साथ रखें और जो अननोन है उसका साइन फाइंड करें। अगर साइन कन्वेंशन हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा यू, सो डेल्टा यू इज व्हाट, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नाउ चेंज कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर आप इसको पॉजिटिव लिखते हैं तो पॉजिटिव कब लिखेंगे, मैंने क्या कहा, जब सिस्टम के लिए फायदा हो, फायदा मतलब इंक्रीज। तो जब कभी क्वेश्चन में लिखा होगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप समझेंगे आपको डेल्टा यू का साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर कभी आपसे कहा जाए डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप समझ जाएंगे कि आपको डेल्टा यू का साइन क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक वैसे ही अगर कभी आपसे ये कहा जाता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो आप समझेंगे क्योंकि सिस्टम ले रहा है, सिस्टम का फायदा है, तो साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। और अगर सिस्टम रिलीज करे हीट, तब आप समझ जाइए अगर हीट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम सिस्टम और रिलीज्ड बाय सिस्टम, तब आप समझ जाएंगे सिस्टम का हो गया पूरा नुकसान, सिस्टम से निकल गया हीट, इसीलिए साइन क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव। सिस्टम को काम करवाया जा रहा है, आपका फोकस सिस्टम ही तो था, आपको दिखेगा कि आपका सिस्टम खट खट के परेशान हो गया है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो फिर नुकसान, इसीलिए साइन नेगेटिव। लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पर ध्यान दिया जा रहा है, सिस्टम के लिए फायदा है, तो फिर साइन आप क्या रखेंगे, पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो तो पॉजिटिव, सिस्टम काम करे तो W का साइन नेगेटिव। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा उसका साइन यूज नहीं करना है और बाकी जो भी गिवन है उस सबको साइन के साथ बात करना है। साइन कैसा,
सिस्टम के लिए गेन है तो पॉजिटिव, सिस्टम के लिए लॉस है तो नेगेटिव। सिस्टम मतलब जिसको आप फोकस किए हुए हैं। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी चेंज। कैसे लिखते थे हम लोग इंटरनल एनर्जी को? डेल्टा यू से। इंटरनल एनर्जी चेंज ये आपको फाइंड करना है। इन अ सिस्टम इट इफ इट एब्जॉर्ब, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी सिस्टम के लिए क्या हो रहा है? फायदा। 15 किलो जूल ऑफ हीट, यानी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 15 किलो जूल, क्योंकि फायदा है सिस्टम के लिए, इसीलिए साइन पॉजिटिव। एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है। एंड डज, कोई सिस्टम के ऊपर वर्क डन ऑन सिस्टम नहीं है, सिस्टम डज वर्क ऑफ 5 किलो जूल। तो क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, अब नुकसान होगा, उसका एनर्जी कम हो जाएगा। काम जब हम लोग करते हैं तो हमारा एनर्जी कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर साइन क्या डालना होगा? -5। अब याद करो हम लोग फर्स्ट लॉ से कैसे लिखते थे? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ का। क्योंकि यू फाइंड करना है, इंक्रीज या डिक्रीज अभी आप जानते नहीं, आपको चेंज पूछा गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। अगर इंक्रीज होगा तो खुद ही साइन पॉजिटिव आ जाएगा, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। बाकी चीजों को डालिए, तो ये हो गया +15 प्लस ये हो गया -5। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट इज 10 किलो जूल, ये भी किलो जूल ही था भाई। सो 10 किलो जूल, क्योंकि साइन पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है? इंक्रीज है, यानी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक भी तो है। आप खाना पीना खा लिए, यानी हीट एब्जॉर्ब कर लिए 15 किलो जूल का, और काम किए केवल 5 किलो जूल का, तो बाकी का 10 जूल तो आपके पास सेव ही हो रहा है ना, आपके अंदर जमा ही हो रहा है ना, इसलिए इंक्रीज। अब इस एक क्वेश्चन को देखो, बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फर्स्ट लॉ के बेसिस पर करेक्ट है। अब जो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में बात आएगा वो ये कि फर्स्ट लॉ तो हम लोग ऐसा लिखते ही नहीं है, हम लोग तो फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसमें से कहीं पर भी जो है वो फर्स्ट लॉ का पूरा फॉर्म तो दिया हुआ नहीं है। तो आई विल से कि ये एक्चुअली आपको प्रोसेस का नाम दिया हुआ है, जिस प्रोसेस को आपको ध्यान में रख करके और फिर फर्स्ट लॉ वहां कैसे किस फॉर्म में आ जाएगा आपको वो पूछा जा रहा है। और इसलिए इस सवाल के जवाब को अच्छे से दो, इसके लिए जरूरी है कि तुम पहले ये समझो कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट लॉ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस आप पढ़े हैं? आप सबसे पहले पढ़े हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको पिछले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसको लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है वो पहले पिछला वीडियो अच्छे से देख लो, ताकि सारा प्रोसेस तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। एक आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग किसको कहते थे? जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी चेंज इन टेम्परेचर ना हो। और क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर नहीं बदलता, तो हम लोग कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलता, यानी डेल्टा यू जीरो। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी जीरो विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और यू कैन से Q will be equal to माइनस डब्ल्यू, या साइन को अगर रिवर्स कर दो तो तुम कह सकते हो W, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, सो W इक्वल्स टू -Q। इसी एक लाइन को तुमको सही से एक्सप्रेस करना सीखना है कि अगर हमसे कभी कहा जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो पहले तो ये चेक कर लो कि भाई हमको जो दिया है उसमें से आइसोथर्मल प्रोसेस वाला एक्सप्रेशन ये है क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप कह रहे हैं Q इक्वल्स टू -W, और यहाँ पर लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू प्लस W, ये आप कह रहे हैं W इक्वल्स टू -Q, लेकिन ये लिखा हुआ है प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऑप्शन सी तो सही नहीं है। ये हमको यहाँ से समझ में आ गया। कभी कभी ये ऐसा आपको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दे करके, ये हो सकता है आपको एक
सेंटेंस के फॉर्म में दे कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये आपका फॉर्म है और आप जानते हैं कि अगर प्लस क्यू कह रहे हैं मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। माइनस मतलब सिस्टम अभी काम करेगा। तो यह क्या कहते हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। यही ना, सिस्टम जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया उस सब के बराबर वो काम कर दिया। और इसीलिए उस आप जितना खाना खाएं, सीधे ऐसे समझो, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो साइज मेंटेन करना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। हम लोग कहते हैं ना जीरो साइज मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, कुछ भी आप कैलोरी गेन नहीं कर रहे हैं। आप जितना खा रहे हैं यानी जितना आप इनपुट ले रहे हैं वो सब आप जो है वर्कआउट कर दे रहे हैं। मतलब आप वो सारा अपने सराउंडिंग के ऊपर काम कर करके खत्म कर दे रहे हैं। जितना हीट आया, जितना खाना आप खाए, जितना हीट अंदर जनरेट हुआ जिससे आप काम कर सकते थे और जरूरत पड़े तो बचा भी सकते थे, आप बचाने के चक्कर में नहीं रहे, आप सारे का काम कर दिए और एट द एंड ऑफ द डे आपका इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं बढ़ा, क्योंकि आप टोटल हीट जो भी आप लिए उस सबको आप वर्क में चेंज कर दिए। या दूसरे तरह से कह सकते हो कि अगर सिस्टम के ऊपर कोई वर्क किया, W अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स व्हाट, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर जितना भी वर्क हुआ, मान लो कोई मेरे ऊपर वर्क किया तो मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ना चाहिए था, हम उसको बढ़ने ही नहीं देंगे। जितना मेरे ऊपर वर्क हुआ हम उस सब को हीट के फॉर्म में बाहर रिलीज कर दिए, यानी हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम अंदर रहने ही नहीं दिया, उस सबको वो हीट के फॉर्म में बाहर छोड़ दिया, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो फिर इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप फर्स्ट लॉ को या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में भी आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो हम ये नहीं कहते कि तुम इन सारे चीजों को लर्न कर लो, क्योंकि कितने चीजों को याद करोगे भाई। बेटर है आप फर्स्ट लॉ को याद रखिए और आप टर्म के मीनिंग को समझिए कि अगर हमसे आइसोथर्मल कहा है तो हमको क्या समझना चाहिए कि टेम्परेचर बदल नहीं रहा, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो रहा है, और उसको आप पुट कर लीजिए। नाउ सेकेंड प्रोसेस आ जाओ, एडियाबैटिक प्रोसेस। किसको कहते थे एडियाबैटिक प्रोसेस, याद करो। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता था जिसमें सिस्टम का जो वॉल होता था, जो उसको सराउंडिंग से सेपरेट करता था, वो एडियाबैटिक होता था। मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ना तो हीट एब्जॉर्ब ना हीट रिलीज, यानी Q का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो। कोई एब्जॉर्प्शन नहीं, कोई रिलीज नहीं, अंदर आना जाना हीट का बंद। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब जब Q ही नहीं हुआ, ये हो गया जीरो, सो यू कैन से व्हाट, डेल्टा U इक्वल्स टू व्हाट, W। ये एडियाबैटिक के लिए। कभी कभी तुमसे क्वेश्चन कैसा होता है कि एडियाबैटिक वर्क किसके बराबर है, तो अब तुम कंफ्यूज होते हो कि भाई क्या करना। अरे एडियाबैटिक मतलब अब हीट नहीं है, तो वर्क जो है वर्क डन और इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों बराबर हो गया। अब तुम अगर पॉजिटिव साइन लेते हो तो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम के ऊपर जितना भी वर्क हुआ, यानी वर्क डन ऑन सिस्टम, दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का वो इंटरनल एनर्जी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, और अगर मान लो कोई कहेगा इसका साइन हम चेंज कर देते, तो हम कहेंगे ठीक है, लो ये तो बड़ा अच्छा चीज है, अगर साइन चेंज कर देंगे तो ये तो तुमको तुरंत समझ में आएगा। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि निगेटिव है, और ये इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब किसी दिन तुम फास्टिंग पे हो, बाहर से कोई हीट एनर्जी नहीं आ रहा, कोई खाना वाना नहीं खा रहे जिसका जो है बॉडी में अंदर फिर रिस्पिरेशन होगा, डाइजेशन रिस्पिरेशन, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगा और तुम उससे काम कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुमको बाहर से खाना ही नहीं मिल रहा, तुम फास्टिंग पे हो,
तो फास्टिंग पे हम लोग जितना भी काम करते हैं वो सब किस कॉस्ट पर करते हैं? अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे। यानी वर्क आप जितना कर रहे हैं वो किसके एवज में कर रहे हैं? आप ही का अपना इंटरनल एनर्जी खर्च हो रहा है। यानी आप इसको कह सकते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम वर्क कर तो रहा है लेकिन उसके लिए बाहर से कुछ नहीं लिया। वर्क इज डन बाय द सिस्टम at the cost of its own internal energy. At the cost of its own internal energy. और इसी वजह से फास्टिंग के दिन अगर बहुत काम किए हो तो शाम होते होते तुम धाराशायी हो जाते हो। मतलब तुमको ऐसा फील होता है तुम बड़ा थक गए हो। क्यों थक गए हो भाई? एकदम मरियल से हो गए हो। क्यों? क्योंकि सारा इंटरनल एनर्जी कम हो गया। तुम सारा वर्क में बर्बाद कर दिए भाई। कम हो गया तुम्हारे सिस्टम यानी तुम्हारे खुद का इंटरनल एनर्जी। तुम जरा अपना एक बार ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर बी देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या लिखा हुआ था? डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। यहाँ आप क्या कह रहे हैं? दोनों या तो माइनस है या दोनों फिर क्या है? प्लस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडियाबैटिक प्रोसेस का ये वाला फॉर्म भी जो है वो गलत है। एक्चुअली होना चाहिए डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू या माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो ऑप्शन बी भी जो है वो अब हट गया। अब आपको ए और डी में से सेलेक्ट करना है। तो चलिए अगले प्रोसेस पे चलते हैं। दैट इज व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस। याद करो, आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता था जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम का वॉल्यूम नहीं बदलता था। यानी चेंज इन वॉल्यूम हम लोग क्या कहते थे? जीरो। किसी को लगेगा फर्स्ट लॉ में तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो कहां से वॉल्यूम हटाएंगे? आई विल से कि वॉल्यूम नहीं है तो क्या हुआ? वर्क तो है ना, वर्क को चेंज कर लो वॉल्यूम वाले फॉर्म में। तो पीवी वर्क हम लोग क्या लिखते थे? माइनस पी डेल्टा वी। ये आप किसके जगह पर लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं वर्क के जगह पर। ठीक है। अब क्योंकि कह रहे हो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, यानी यही जीरो, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। यही तो कह रहे कि वर्क तो तभी होगा जब पोजीशन बदला। नो चेंज इन वॉल्यूम, नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई वर्क डन नहीं। तो अगर यही जीरो है इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। और तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी कैरी करेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट सब है, यानी यहां से इसलिए इसको कह रहे हैं इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा। यहां से तुम इंटरनल एनर्जी का एक नया डेफिनेशन तुमको मिलता है। एक डेफिनेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या मिलता है कि हीट ये एब्जॉर्ब्ड है, पॉजिटिव साइन, और ये अगर पॉजिटिव साइन है तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एक्चुअली दोनों चेंज ही हुआ। तो आप कह सकते हैं हीट को ही इंटरनल एनर्जी कहते हैं। लेकिन क्या हमेशा हीट और इंटरनल एनर्जी बराबर है? जवाब है नहीं। ये तो इसलिए बराबर हो गया क्योंकि आपका जो वर्क डन वाला टर्म था वो जीरो हो गया। यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है कि हीट और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसीलिए यहाँ छोटा सा वी लिख दिया फॉर वॉल्यूम। और हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी का एक नया डेफिनेशन, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम at constant volume. Heat content of a system at constant volume is called internal energy. It's internal energy. इस बात को ध्यान रखना इसलिए क्योंकि जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। जब भी तुमसे कहा जाएगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बत्ती जलना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है। जब जब हम कहेंगे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप समझेंगे ये इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है। अब तुम याद करो, तुम फिजिक्स में पढ़े हो कि हम लोग हीट को मेजर करने के लिए, जैसे घर में बीमार होते हो, कभी फीवर उबर होने से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हो, तो वैसे हीट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैलोरीमीटर। लेकिन कैलोरीमीटर में अगर जहां जिस चीज का आपको हीट मेजर करना है, अगर आप उसको एक क्लोज कंटेनर में लेते हैं, एक स्पेशल टाइप का कैलोरीमीटर डिजाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, तो आपको याद रखना है विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर।
अब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जरा सा अपने ऑप्शन को चेक करो। यहाँ आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या लिखा हुआ था, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, जबकि तुम्हारा डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू के ही बराबर है, माइनस के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी चला गया। और तब जब तुम साइक्लिक प्रोसेस नहीं भी समझ रहे हो तो तुम समझ रहे हो कि सारा ऑप्शन चला गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं होगा तो डी, नन ऑप्शन भी कभी कभी होता है। साइक्लिक में ऐसा क्यों हो रहा, जरा सा वो इसी जगह पर समझ लो। देखो, साइक्लिक प्रोसेस जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग क्या कहते थे, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। और क्योंकि स्टेट चेंज नहीं होगा तो स्टेट वेरिएबल नहीं बदलेगा। और तुम्हारा फर्स्ट लॉ क्या था, याद करो, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। इसमें सिर्फ यही तो स्टेट फंक्शन है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए सारे चीज का चेंज जीरो ही होता है, क्योंकि साइक्लिक मतलब आप वापस वहीं आ गए। सिर्फ दो ही चीज नहीं बदलता था, वो था हीट और वर्क, बिकॉज बोथ द क्वांटिटीज आर पाथ फंक्शन। तो साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो भी उसका वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि उसको पाथ से मतलब था, इनिशियल फाइनल पोजीशन से नहीं मतलब था। लेकिन सारा स्टेट फंक्शन, हम चाहे डेल्टा यू बोले, चैप्टर में आगे पढ़ोगे डेल्टा एच, डेल्टा जी, जो भी कुछ और हम बात करें हीट और वर्क को छोड़ करके, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो सब का चेंज जीरो होगा। और अगर ये जीरो हो गया, सो यू कैन से व्हाट, Q इक्वल्स टू व्हाट, माइनस डब्ल्यू। इसी वजह से ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। हालांकि तुमको इस पर और भी डिफरेंट टाइप से जो है क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना है। एक प्रोसेस केवल रह गया, आइसोबारिक प्रोसेस। याद कीजिए, आइसोबारिक प्रोसेस हम लोग उसको कहते थे जिस पर प्रेशर कांस्टेंट रहता था, यानी चेंज इन प्रेशर क्या होता था, जीरो। लेकिन प्रेशर जीरो नहीं होता था, प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर 1 atm है तो इट विल रिमेन 1 atm थ्रू आउट द प्रोसेस। आपका फर्स्ट लॉ क्या था, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कोई कहेगा डब्ल्यू तो है ही नहीं मेरे पास तो प्रेशर है। अगेन आई विल से कि नो प्रॉब्लम, इसको चेंज कर लो प्रेशर वॉल्यूम फॉर्म में, पी डेल्टा वी। देखो, यहां प्रेशर आपको लिखना है, इस इक्वेशन में चेंज इन प्रेशर कहीं नहीं आया। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर जीरो नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब अगर 1 atm है तो 1 atm ही रहेगा, सो आप यहाँ 1 atm डालेंगे। 0.5 है तो इट विल रिमेन 0.5, तो आप यहाँ 0.5 लिखेंगे। चेंज का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, डेल्टा पी तो आ ही नहीं रहा कि आप कहीं जीरो डालेंगे। इसका मतलब ये कि आइसोबारिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ का कोई भी टर्म हट नहीं रहा, ओमिट नहीं हो रहा, सब एज इट इज रह जा रहा। इसीलिए अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ सबसे अच्छा कैसे प्रोसेस के लिए काम करेगा, तो आप कहेंगे बेस्ट वर्क एट आइसोबारिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ सबसे अच्छा काम करता है आइसोबारिक प्रोसेस में। फर्स्ट लॉ होल्ड्स बेस्ट फॉर हाई आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि कोई टर्म ही नहीं हट रहा है, फर्स्ट लॉ जैसा था वो पूरा उसी फॉर्म में रह जा रहा। देखो कि तुम यहां तक अच्छे से समझ गए हो। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.